सम्माननीय शिक्षक साथियों, जय हिंद। साथियों, आज के इस कालखंड में हम शिक्षण जो ना टीचिंग प्लान पर विशेष चर्चा करने वाले हैं। और साथियों, आज के जो टीचिंग प्लान में बात करूंगा तो इसमें आपको मैं ये बताऊंगा कि जो टीचिंग प्लान के 9 खंड या कालम दिए होते हैं, तो उन कालमों में पाठ्य पुस्तक के किसी पाठ से हम किसी अंश को क्यों लिखते हैं और किस अंश को हमको लिखना चाहिए, इस संदर्भ में मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा। और आज के इस कालखंड के लिए मैंने कक्षा चौथी से गणित विषय को चुना है और गणित विषय में पाठ 2 लंबा और छोटा इसको मैंने लिया है। और इस पर मैंने यहाँ पर टीचिंग प्लान, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं ग्रीन बोर्ड में, मैंने टीचिंग प्लान बना करके उदाहरण स्वरूप यहाँ पर जानकारी लिख कर रखी है। और साथियों, जो जानकारी जिन खंडों में जिन कालमों में मैंने लिख के रखी है, तो वो जानकारी मैंने क्यों दी है इसके बारे में बताने का प्रयास करूंगा। और हमको किस तरह की जानकारी पाठ से उठाना चाहिए और किन बातों को यहाँ जो दिए गए कालम में समाहित करना चाहिए, इस पर मैं चर्चा करूंगा। तो साथियों, सबसे पहले आप बात कर लेते हैं पाठ्य पुस्तक की, अर्थात गणित का जादू जो पुस्तक है उसकी, और उसमें हम देख लेते हैं पाठ 2 लंबा और छोटा। ठीक है, तो साथियों, आप मेरे हाथ में देख रहे हैं यह गणित का जादू पाठ्य पुस्तक, यह कक्षा चौथी के लिए है। और इसमें हम देखते हैं लेसन 2 अर्थात पाठ 2 लंबा और छोटा। साथियों, जैसा कि मैंने पूर्व के वीडियो में भी आपको बताया है कि हमें जब भी टीचिंग प्लान तैयार करना हो तो पाठ का हमको भली भांति पूरा अध्ययन कर लेना चाहिए और हमको समझ लेना चाहिए कि हम बच्चों को इस पाठ से क्या सिखाना चाहते हैं। ठीक है, यदि आप कॉन्सेप्ट यानी अवधारणा को समझ जाएंगे कि हम बच्चों को ये सिखाना चाहते हैं, तो फिर उसके लिए जो भी यहाँ खंड और कालम दिए गए हैं उनमें जो जानकारी है आप यहाँ से लेकर के भर सकते हैं। और हमारे सहयोग के लिए लर्निंग आउटकम बेस्ड टीचर्स हैंडबुक भी है। ठीक है, उसका भी हमको सहयोग लेना है और वहां से भी जो जानकारियां हैं हमको आवश्यक लगती हैं उनका भी लेखन कर लेना है। ठीक है, जैसा कि आप मेरे हाथ में देख रहे हैं, यह टीचर हैंडबुक कक्षा 1 से 5 तक के लिए है, गणित विषय की है। और इसमें कक्षा चौथी के लिए साथियों यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर पार्ट 2 के लिए पूरी जानकारी यहाँ पर दी गई है। ठीक है, तो आप इसका भी भली भांति अध्ययन कर सकते हैं और अध्ययन करने के पश्चात साथियों अपना जो टीचिंग प्लान है उसको तैयार कर सकते हैं। तो आइए साथियों, एक एक खंड पे हम चर्चा करते हैं। ठीक है, तो साथियों यहाँ पर हम देखते हैं अवधारणा क्षेत्र पहला खंड है। और अवधारणा क्षेत्र अर्थात हम अगर बात करें पाठ्य पुस्तक की, तो पाठ्य पुस्तक में जैसा कि मैंने आपको बताया लंबा और छोटा, तो इस पाठ के नाम से ना शीर्षक से ही स्पष्ट हो जाता है कि हमको बच्चों को लंबाइयों के बारे में जानकारी देनी है, यानी लंबाई के मापन से संबंधित जानकारी देनी है। तो ये अवधारणा क्षेत्र में आ जाएगा। देखिएगा, अवधारणा क्षेत्र में उन्होंने क्या लिखा है कि लंबाई की समझ सबसे पहला, यानी इस पाठ का उद्देश्य यह है कि हम बच्चों को किसी वस्तु की लंबाई की समझ उनके अंदर लाएंगे कि लंबाई क्या होती है। ठीक है, दूसरी बात साथियों ने लिखा है कि लंबाई की माप मीटर व सेंटीमीटर को जानना व इकाइयों में परिवर्तन। साथियों, जैसे कि अब एक पुस्तक है, मान लो इस पुस्तक की लंबाई कितनी है, इसको मापने के लिए हम उसे तो अमानक इकाइयों के बारे में पूर्व की कक्षा में पढ़ा चुके हैं विद्यार्थियों को। ठीक है, इस कक्षा में हम लंबाई की जो मानक यानी इकाइयां हैं उनके बारे में बताएंगे। तो इस पुस्तक की लंबाई के मापन की बात करें तो हम सेंटीमीटर में बच्चों को माप कर बता सकते हैं। ठीक है, और तीसरा साथी यहाँ पर आप देखेंगे तो परिमाप व परिधि की समझ। अब देखिएगा, परिमाप और परिधि की समझ मैंने कहां से लिखा है। अब देखिएगा, जब इस पाठ का आप अध्ययन करेंगे तो यहाँ पर साथियों आगे जब पढ़ते पढ़ते जाएंगे तो पृष्ठ क्रमांक 19 पर आप यहाँ पर देखेंगे दौड़ने की कसरत। यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ उदाहरण दिए गए हैं और बच्चों को परिमाप और परिधि की अवधारणा से अभिव्यक्त कराने के लिए यहाँ पर जानकारी दी गई है। ठीक है, तो साथियों हम यहाँ पर जो अवधारणा क्षेत्र में इसको भी लिख सकते हैं कि परिमाप और परिधि की जानकारी देना। ठीक है, यानी बच्चे समझ जाएंगे कि परिमाप क्या होता है, परिधि क्या होती है, यहाँ पर जानकारी दी गई है। ठीक है, और आगे साथियों मैंने लिखा है कि लंबाई का अंदाज लगाना। ठीक है, यानी किस वस्तु की लंबाई कितनी है, इस बात का अंदाज लगाना भी हम बच्चों को सिखा सकते हैं, यानी मिला के अवधारणा क्षेत्र में रख सकते हैं। इसके अलावा साथियों यहाँ पर चूंकि स्पेस कम है तो मैंने उतने कॉन्सेप्ट नहीं लिखे, किंतु आप जब बारीकी से अध्ययन करेंगे तो यहाँ पर बहुत सारे कॉन्सेप्ट है वो निकल करके आएंगे और आप उनको यहाँ पर लिख सकते हैं।
दूसरा खंड क्या है कि पाठ का नाम और क्रमांक, तो सीधे सीधे नाम और क्रमांक लिख सकते हैं, पार्ट 2 लंबा और छोटा। फिर आगे बात आती साथियों पेडागॉजिकल प्रक्रिया, गतिविधियां, प्रस्तावना। अब देखिए सबसे पहले तो हमने यहाँ पर अवधारणा क्षेत्र लिख लिया कि भाई इस पाठ से हम बच्चों को क्या क्या सिखाना है हमको, यानी कौन कौन से अवधारणा क्षेत्र है, यानी कौन कौन से ज्ञान के क्षेत्र है ना, नॉलेज के क्षेत्र है, तो हमने ये यहाँ पर लिख लिया। अब इनको सिखाने के लिए हमें कुछ तो गतिविधियां करनी होगी, यानी इनको सिखाने का जो शिक्षा शास्त्र है वो क्या होगा, यानी शिक्षा शास्त्रीय प्रक्रिया, हम इसको ये कह सकते हैं। पेडागॉजी का मतलब होता है शिक्षा शास्त्र, ठीक है। तो सिखाने की कला क्या है, और सिखाने की कला में क्या क्या शामिल हो सकता है साथियों, गतिविधियां शामिल हो सकती है, कुछ खेल शामिल हो सकते हैं, हम किसी पाठ को पढ़ाए तो उसके लिए प्रस्तावना भूमिका कैसे बनाए वो हो सकती है, तो उसके यहाँ पर खंड दिया गया है। और मैंने क्या लिखा देखिए, कक्षा की विभिन्न सामग्रियों की लंबाई पर चर्चा करेंगे, जैसे चाक डस्टर में कौन सी लंबी कौन सी छोटी है। हम बच्चों को एक जो अवधारणा है ना लंबाई की, वो बताने के लिए, उससे अवगत कराने के लिए हम एक गतिविधि कर सकते हैं कि कक्षा में जो सामग्री है, जैसे चाक और डस्टर हो गया मान लो, पेन और पेंसिल हो गया मान लो, इस तरह पुस्तक हो गया, कापी हो गया, तो हमारी कक्षा में जो वस्तु है उनकी लंबाई पर हम चर्चा करेंगे बच्चों से, है ना, और तुलना करेंगे कि भाई कौन सी लंबी कौन सी छोटी हो सकती है, ठीक है। अब साथियों आगे में क्या लिखा है देखिएगा, लंबाई मापन हेतु प्रयुक्त इकाइयों, जैसे अमानक इकाई में बालिश, हाथ, कदम, और मानक इकाई में मीटर, सेंटीमीटर, फुट पर चर्चा करना। देखिएगा जब लंबाई की हम बच्चों को समझ दे देंगे तो फिर हम ये भी कर सकते हैं उसमें कि जो लंबाई के मापने के लिए जो अमानक इकाइयां, हालांकि जो पूर्व की कक्षाएं हैं जैसे कक्षा 2, कक्षा 3, इनमें हमने विद्यार्थियों को कदम, हाथ, बालिश इसके बारे में बताया, अंगुल के बारे में बताया है, तो इस पर भी हम चर्चा कर लेंगे। और जो मानक इकाइयां हैं सेंटीमीटर, मीटर, फुट वगैरह, इन पर भी हम चर्चा करेंगे। यानी ये कुल मिला के लंबाई मापन की जो प्रक्रिया है, ये गतिविधियों के अंतर्गत ये वाली चीजें आएंगी, ये वाली बातें यहाँ पर समाहित होंगी। आगे मैंने लिखा साथियों कि पाठ में आए रिक्त स्थान, है ना, टेबल को विद्यार्थियों से चर्चा करते हुए भरवाना। अब साथियों यहाँ पर देखिएगा, यहाँ हम देखेंगे इस पाठ में जगह जगह पर खाली स्थान दिए गए हैं, है ना, सारणियां दी गई हैं, और लंबाइयों की जो अवधारणा है उसको स्पष्ट करने के लिए, ठीक है, तो बच्चों को हमको उनसे चर्चा करते हुए, उनको समझाते हुए उनसे ही भरवाना है। तो यही बात हमने लिख दिया है पेडागॉजिकल प्रक्रिया में, है ना। और साथियों इसके अलावा चूंकि ये मैंने पहले आपको बताया कि यहाँ थोड़ा स्पेस कम है, इसलिए मैंने बहुत सारी जो गतिविधियां हैं उनको नहीं लिखा है ना, आपको उदाहरण के रूप में मैंने यहाँ पर लिख के बताया है। तो इस तरह की जो गतिविधियां हैं, कहना चाहिए किसी अवधारणा को स्पष्ट करने के लिए, कॉन्सेप्ट को स्पष्ट करने के लिए आप अपने तरीके से यहाँ पर गतिविधियों का निर्माण कर सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ अपने तरीके से गतिविधियां बनाई हैं और उनको यहाँ पर लिख लिया है। साथियों जो टीचर हैंडबुक है इसमें भी गतिविधियां दी गई हैं, आप वहां से भी लिख सकते हैं, किंतु किसी अवधारणा को स्पष्ट करने के लिए निश्चित तौर से आप अपने तरीके से भी गतिविधियों का निर्माण कर सकते हैं, है ना। तो मैंने ये आपको बता दिया साथियों कि पेडागॉजिकल प्रक्रिया और गतिविधियां प्रस्तावना क्या होगी, ठीक है। फिर आता साथियों सुझावात्मक सहायक शिक्षण सामग्री TLM। देखिएगा किसी भी प्रकरण को समझाने के लिए TLM बहुत ही अनिवार्य होते हैं, अर्थात ऐसी वस्तुएं जिनका प्रयोग करते हुए हम बच्चों को साकार रूप में हम बता सके और उनका प्रयोग समझा सके, है ना। तो इस आधार पर मैंने यहाँ लिख लिया साथियों कि जैसे कि फीता मीटर, जैसे कि टेप होता है ना फीता वाला, तो उसका हम प्रयोग करेंगे लंबाई मापन के लिए। फिर स्केल, बच्चों के पास में कंपास बॉक्स में स्केल होती है, ज्योमेट्री बॉक्स में, है ना, उस स्केल का प्रयोग करेंगे। फिर भिन्न भिन्न लंबाई की वस्तुएं जैसे पेन, पेंसिल, रस्सी, स्टिक, है ना, आदि, ये बहुत सारी वस्तुओं का संग्रह है, हमारे विद्यालय में होता ही है, हमारी कक्षा में रहता ही है ना। और भी छोटी बड़ी वस्तुओं को हम संग्रह करके रख सकते हैं और उनकी लंबाई मापन में हम उनका प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। तो ये मैंने उदाहरण के रूप में मैंने यहाँ पर लिख दिया है, ठीक है। और आप जब पूरे पाठ का अध्ययन करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि और हम कौन से TLM का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है साथियों। अब हम आगे बात करते हैं कि अनुमानित कितने कालखंड में यह जो पाठ है पूरा हो जाएगा। तो साथियों ये लगभग 10 से 12 कालखंड जो है इसमें हम लेंगे, और इस पूरे जो पाठ की हम बात करें यानी, है ना, ये पार्ट 2 लंबा और छोटा, इसको हम पूरा कर सकते हैं 10 से 12। तो मैंने यहाँ उदाहरण 12 कालखंड लिख दिया है। आगे हम बात करते हैं साथियों लर्निंग इंडिकेटर।
यानी सीखने के संकेतक। जब आप इस पाठ को पढ़ाएंगे, गतिविधियों का प्रयोग करेंगे, ठीक है, उस समय आप ये अनुमान लगा सकते हैं कि आपके बच्चे किस प्रकार की गतिविधि कर सकते हैं, किस प्रकार के क्रियाकलाप कर सकते हैं, जिससे कि आपको ये ज्ञात होगा कि आपके बच्चे सीख रहे हैं। लर्निंग इंडिकेटर का मतलब ही है सीखने के संकेतक, यानी बच्चे सीख रहे हैं इस बात के संकेत आपको कैसे मिलेंगे। तो साथियों मैंने यहाँ पर लिख लिया है कि कक्षा एवं कक्षा के बाहर वस्तुओं की लंबाई की तुलना कर सकेंगे, यानी हमारे विद्यार्थी जो है कक्षा के अंदर जो विभिन्न प्रकार की वस्तुएं हैं, वे कौन सी लंबी है, कौन सी छोटी है, इस पर वे चर्चा करेंगे। इस तरह कक्षा के बाहर मैदान में भी वो इस पर चर्चा करेंगे। यदि ऐसा करते हैं तो हम समझ सकते हैं कि हमारे विद्यार्थी सीख रहे हैं। आगे लिखा साथियों कि स्केल मीटर के द्वारा वस्तुओं की लंबाई ज्ञात कर सकेंगे, यानी स्केल का प्रयोग करके, मीटर का यानी वो जो फीता मीटर है उसका प्रयोग करके वस्तु की लंबाई वो ज्ञात कर सकेंगे। साथियों इसके अलावा भी और भी लर्निंग इंडिकेटर्स हो सकते हैं, क्योंकि इस लेसन में मैंने पूर्व में बताया कि जगह कम है यहाँ पर, तो मैंने उदाहरण स्वरूप लिख लिया है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं साथियों मूल्यांकन हेतु गतिविधियां और प्रश्न में। तो आप देखिएगा यहाँ पर इस पाठ को जब हमने पढ़ाया है तो हमारे बच्चे कितना सीखे हैं, है ना। आपको चलो सीखने के संकेत भी मिल गए कि हाँ आपके बच्चे सीखे हैं, किंतु वास्तविक जानकारी का पता आपको कब लगेगा, जब आप उनका मूल्यांकन करेंगे। तो मूल्यांकन करने के लिए या तो आप प्रश्न बना सकते हैं या कोई गतिविधि का आयोजन कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने साथियों यहाँ पे जो लिखा है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कक्षा में छोटी बड़ी वस्तुओं का संग्रह कर पूछना कि इसमें किसकी लंबाई कम, किसकी अधिक है। ठीक है, सामान्य तौर से बहुत ही सरल तरीके से हम शुरुआत कर सकते हैं। हम बहुत सारी वस्तुओं का संग्रह कर ले और उसमें बच्चों को बारी बारी से पूछते जाए कि भाई इन दोनों वस्तुओं में कौन सी लंबी है, कौन सी छोटी है। ठीक है, ये गतिविधि कर सकते हैं हम, है ना। अगर बच्चे बता रहे हैं तो हम समझ जाएंगे कि हमने जो कुछ पढ़ाया है वो हमारा बच्चे सीख रहे हैं, जो कुछ हमने पढ़ाया है उस जानकारी को हमारे बच्चे सीख रहे हैं। ठीक है, आगे में लिखा है उदाहरण स्वरूप कि कक्षा में विद्यार्थियों के जोड़े बनवाकर उनकी ऊंचाई का मापन कर ऊंचाई में अंतर ज्ञात करना। साथियों हमारी कक्षा में विद्यार्थी हैं, ठीक है, हमारे पास फीता मीटर रहेगा, तो हम हमारे विद्यार्थियों को कक्षा में उनके जोड़े बनवा दें, यानी आपस में जो मित्र हैं मान लो उन्हीं के जोड़े बनवा लें और उनको कहें कि भाई एक दूसरे की लंबाई का आपको मापन करना है, उनका लेखन करना है और फिर लेखन करने के पश्चात उनमें अंतर भी करना है, यानी जैसे जिसकी लंबाई ज्यादा है उसमें से कम लंबाई वाले को घटा लेना है। तो साथियों इससे आपको ज्ञात हो जाएगा कि वाकई आपने जो कुछ बच्चों को पढ़ाया, इस पाठ में जो भी जानकारी दी गई है वो बच्चे सीख रहे हैं। अर्थात जो मात्रक है कहना चाहिए मीटर से मीटर का घटाना या जोड़ना, ठीक है, इसी तरह से सेंटीमीटर का सेंटीमीटर से घटाना जोड़ना, ये बच्चे सीख रहे हैं। क्योंकि यहाँ पर जो अवधारणा है उसका तो दिया गया है, यहाँ बहुत सारी जगह ऐसी गतिविधियां दी गई हैं जहां पर बच्चों को जोड़ने और घटाने से संबंधित अर्थात मात्रकों का यानी मीटर का जोड़ना घटाना, ठीक है, इसी प्रकार सेंटीमीटर का जोड़ना घटाना से संबंधित जानकारी दी गई है। जब आप इसको पढ़ लेंगे तो इस प्रकार के मूल्यांकन हेतु आप प्रश्न बना सकते हैं। तो साथ ही मैंने केवल दो यहाँ पर उदाहरण बना के बताए हैं। इस तरह आप यहाँ पे जो भी कॉन्सेप्ट है, जो भी अवधारणाएं या लर्निंग आउटकम्स आप विद्यार्थी में लाना चाहते हैं, उसके लिए आप यहाँ पर मूल्यांकन हेतु गतिविधि और प्रश्न बना सकते हैं। ठीक है, आगे आता है साथियों कि आओ करके सीखे घर में और खेल खेल में। ठीक है, अब देखिएगा हम मूल्यांकन ले लिया और भी हमारी जानकारी पुख्ता हो जाए, हमारे बच्चे और भी उस जानकारी को प्राप्त करने के बाद परिपक्व हो जाए उस जानकारी में, तो उसके हेतु हम और भी जो गतिविधियां का निर्माण कर सकते हैं, है ना। तो बच्चे खेल खेल में कर लेंगे उसको या घर में करेंगे। तो देखिएगा मैंने लिखा है कि अपने घर के सदस्यों की ऊंचाई सेंटीमीटर में ज्ञात करें और सूची बनाकर उनकी ऊंचाइयों के क्रम को आरोही क्रम में लिखें। हम बच्चों को दे सकते हैं कि आपको अपने परिवार के जितने भी सदस्य हैं उनकी ऊंचाई आपको सेंटीमीटर में मापना है और सेंटीमीटर में माप करके आपको सारे सदस्यों की ऊंचाइयों को एक सूची बनाकर लिख लेना है और फिर उस सूची से जिनकी ऊंचाई कम है, फिर उससे अधिक है, फिर उससे अधिक है, उससे अधिक है, उस तरह से आप उनको आरोही क्रम में जमा कर रखें और फिर उसको कक्षा में प्रदर्शित करें। ऐसा हम बच्चों को वर्क दे सकते हैं। तो एक प्रकार की एक गतिविधि हो जाएगी, है ना। और बच्चे जब मापन सीखेंगे, मान लो हमको बच्चों को क्या सिखाना, अपने दैनिक जीवन में बच्चे किसी चीज की लंबाई मापना सीख सके, तो इस प्रकार की जो गतिविधि करने से बच्चे मापन सीख पाएंगे। और साथियों आगे मैंने जानकारी लिखी है कि आपके घर से विद्यालय का अंदाज लगाओ कि कितनी दूर है और अपने मित्र की माप से तुलना करो।
हम बच्चों के एक गतिविधि या एक कार्य और दे सकते हैं कि भाई आपको आपके घर से आपके विद्यालय की दूरी का अंदाजा लगाना कि कितने मीटर होगी या कितने किलोमीटर। यदि दूर दूर रहते हैं मान लो किलोमीटर में, और यदि पास में रहते हैं मान लो यदि हमारा विद्यालय किसी ग्राम में है तो बच्चों को हम कह सकते हैं कि विद्यालय की दूरी आपके घर से कितने मीटर है अंदाजा लगाओ। और इसी तरह आपके मित्र का जो अंदाजा लगाया गया है विद्यालय की दूरी का, तो उन दोनों का अंतर ज्ञात करो या उन दोनों को जोड़ के बताओ। तो इस तरह से हम जो इकाइयों का जोड़ना और घटाना बच्चों को सिखा सकते हैं। ठीक है, जैसा कि पाठ्य पुस्तक में यहाँ पर दिया गया है। ठीक है साथियों, फिर साथियों आगे आता है लर्निंग आउटकम्स। तो देखिएगा लर्निंग आउटकम्स मतलब सीखने की संप्राप्ति। हमने जो कुछ भी पढ़ाया है समझाया है बच्चों को, ठीक है, तो हमारे बच्चे क्या सीख जाएंगे, क्या उनको प्राप्त हो जाएगा, उन्हीं बिंदुओं को यहाँ पर लिखना है। जैसे मैंने लिखा है साथियों कि बच्चे वस्तुओं की लंबाई छोटे व बड़े मात्रक जैसे सेंटीमीटर व मीटर में ज्ञात कर पाते हैं। निश्चित तौर से जब हम इस सारी गतिविधियां करवाएंगे, है ना, ये जो पूरी प्रक्रिया होगी, जब हम पूरा पढ़ा देंगे बच्चों को, तो हमारे बच्चे जो छोटे बड़े मात्रक है ना सेंटीमीटर मीटर में लंबाइयों को ज्ञात करना सीख जाएंगे। यानी किसी एक, जैसे मान लो पेंसिल की बात करें तो पेंसिल की लंबाई कितने सेंटीमीटर है, बच्चे वो निकालना सीख जाएंगे। ठीक है, आगे लिखा है कि दैनिक जीवन में लंबाई से संबंधित समस्याओं पर आधारित प्रश्नों को हल कर पाते हैं। ठीक है, दैनिक जीवन में लंबाई से संबंधित जो समस्याएं हैं, है ना, तो उनको भी वो ऐसे प्रश्नों को हल कर पाएंगे, है ना। हमारे जीवन में कई तरह की ऐसी समस्याएं आती हैं जहां पर लंबाइयों की गणना करने की आवश्यकता होती है, तो उसको भी हमारे बच्चे सीख पाएंगे। आगे लिखा है कि लंबाइयों का जोड़ना घटाना कर पाते हैं। इस तरह हमारे विद्यार्थी जो है लंबाइयों का जोड़ना और घटाना, जैसा कि यहाँ पर बहुत सारी गतिविधियां मैंने बताया, यहाँ पर देखिएगा, है ना, आओ करके सीखे में गतिविधियां हैं और इधर पेडागॉजी प्रक्रिया में भी है। तो हमारे बच्चे निश्चित तौर से लंबाइयों का जोड़ना घटाना आसानी से सीख जाएंगे। ठीक है, तो ये भी हमारा लर्निंग आउटकम्स में होगा। इसी तरह साथियों जब आप पूरा अध्ययन करेंगे इस पाठ का, तो यहाँ आपको देखने को मिलेगा कि बहुत सारी अवधारणाएं हैं, है ना, और बहुत सारे लर्निंग आउटकम्स यहाँ हो सकते हैं। चूंकि जगह कम होने की वजह से मैंने 2-4 ही लिखा है आपको समझाने के लिए। ठीक है, तो आप पूरा पाठ का अध्ययन करें और उसके आधार पर यहाँ अंकित कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर साथियों मैंने लिखा था अभी परिमाप और परिधि, है ना, तो यहाँ पर चूंकि जगह कम है तो हमारे बच्चों को हम ये भी यहाँ लिख सकते हैं लर्निंग आउटकम्स में कि हमारे बच्चे परिमाप और परिधि की अवधारणा से भिज्ञ हो जाएंगे या परिमाप और परिधि क्या होती है इसके बारे में जान पाएंगे। ठीक है, ये भी हम ले सकते हैं। तो साथियों यहाँ पर आपको क्या करना है, ये पाठ्य पुस्तक को पढ़ना है और सबसे पहले ये देखना है कि आपको बच्चे को क्या क्या सिखाना है। जो भी बच्चों को सिखाना है अर्थात वो क्या हो जाएंगे अवधारणा क्षेत्र, यहाँ पर उनको अंकित कर लेंगे आप। ठीक है, फिर इन अवधारणा क्षेत्रों को बच्चों को अच्छी तरह समझाने के लिए हम किस तरह की गतिविधियों प्रक्रिया का पालन करेंगे उसको यहाँ लिख लेंगे। ठीक है, और इस प्रक्रिया के लिए आपको कौन कौन से सहायक शिक्षण सामग्री की जरूरत होगी उनको यहाँ लिख लेंगे। और ये कालखंड की बात नहीं कर रहे हैं, तो जितने भी कालखंड में कंप्लीट होगा पाठ उसको हम यहाँ लिख लेंगे। लर्निंग इंडिकेटर में हम वो लिख सकते हैं कि भाई जब हम पढ़ाएंगे तो हमारे बच्चे इस प्रकार की गतिविधि प्रक्रियाएं करेंगे जिससे कि हमको ये पता चलेगा कि हाँ हमारे बच्चे सीख रहे हैं, उन बातों को यहाँ लिख लेंगे। फिर हम जांच करेंगे हमारे विद्यार्थियों ने कितना सीखा है, जो हमने पढ़ाया उसी को, तो उसके लिए हम कुछ गतिविधियां बना लेंगे, कुछ प्रश्न बना लेंगे और उनको यहाँ लिख देंगे। ठीक है, और जैसे कि हम बच्चों को गृह कार्य देते हैं अपने घर में करने के लिए, उसी तरह से हम बच्चों को प्रोजेक्ट के रूप में कुछ वर्क दे सकते हैं, विद्यालय में भी कुछ गतिविधियां करवा सकते हैं, मैदान में भी कुछ गतिविधियां करवा सकते हैं, तो उनको यहाँ लिख लें। और अंत में बच्चे क्या सीख पाएंगे, क्या कर पाएंगे, उस बात को हम यहाँ लिख लेंगे। अर्थात बच्चे ने मतलब जो कुछ पढ़ा है उससे जो कुछ प्राप्त किया है या प्राप्त कर लेगा उसको हम यहाँ पर लिख लेंगे। तो साथियों इस तरह से हम अपना जो टीचिंग प्लान है उसको तैयार कर सकते हैं और बेहतर तरीके से प्रदर्शित भी कर सकते हैं। तो साथियों इस तरह से आज के इस कालखंड में मैंने आपको इस टीचिंग प्लान के बारे में बताने का प्रयास किया है। आशा करता हूँ ये जानकारी आपको काफी उपयोगी लगी होगी। इसी आशा और विश्वास के साथ इस कालखंड से विदा लेता हूँ। अगले कालखंड में पुनः किसी नए प्रकरण, नई जानकारी को लेकर आपके समक्ष उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।